आज हम लोग सीआईबी के दो टॉपिक्स लेंगे। एक करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। हम लोग पहले भी ये टॉपिक्स कर चुके हैं, लेकिन तब जॉइंट सेशन में किया था हम लोगों ने। ये एक बार मैंने अलग से भी कराया था, बट स्टिल एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन दोनों टॉपिक्स का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग बॉन्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पीड में रहेगी जो क्लास है, क्योंकि हमें रिवीजन मोड में करना है इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब कि जब हम लोग हमारी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको जब हम कंसीडर कर रहे हैं, कहाँ पर? हर जगह। आज की डेट में चाहे वो आपका लोन लोन लेने की बात हो, या डेट्स हो, या फिर आपका शेयर मार्केट हो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है या आपको अपनी कोई इन्वेस्टमेंट को सेल करना है, या फिर आपके पास चॉइसेस है, 4-5 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा बेटर है। इन सब चीजों को आज की डेट में करने के लिए पहले तो हम क्या करते थे? सपोज मेरे पास 10,000 रुपीज है, इसको मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे 20,000 मिल जाएंगे, सपोज आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ठीक है, 10 साल में हमारा जो पैसा वो डबल हो जाए ना, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन अब हम क्या करने लगे? अब हम ये करने लगे कि ये जो 20,000 है, इसको हम लोग देखते हैं कि ठीक है, 10 साल बाद 20,000 रुपए तो मिलेंगे, लेकिन इस 20,000 की एक्चुअल में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रह जाएगी? फेस वैल्यू तो सेम रहेगी भाई। 20,000 का अगर सपोज 2,000 का नोट है, तो वो बाद में भी 2,000 का नोट ही रहेगा। लेकिन जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, या आप इसको समझिए परचेजिंग पावर जो है, कि उस 20,000 की जो कैपेसिटी है आज के कंपैरिजन में, वो सेम रहेगी कि डिक्लाइन कर जाएगी? ऑब्वियसली डिक्लाइन करेगी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रही है, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, या आप कह लीजिए मनी की जो वैल्यू है, वो डे बाय डे डेप्रिशिएट हो रही है। तो 10 साल बाद जो आपको 20,000 रुपए मिलेंगे, उसकी वैल्यू एक्चुअल में 20,000 रुपए नहीं रह जाएगी, समथिंग अराउंड 15,000 समथिंग रह जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसको आज की डेट में कंसीडर करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि इतना डायनामिक एनवायरनमेंट हो गया हमारा फाइनेंस के फील्ड में कि हमें एक एक चीज को देखना पड़ता है। लोग एक एक मिनट और 10-10 मिनट के केस में, जो शेयर मार्केट है उसके अंदर क्या करते हैं, उनको नजर लगा के रखते हैं कि 1 मिनट होगा तो हम ऐसा कर देंगे, उस समय इतना प्रॉफिट होगा। तो वहां पर हम इतनी बड़ी चीज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर ना किया जाए। ठीक है, और आपको इस चैप्टर को पढ़ाने का जो पर्पस है वो भी यही है कि आपको इंपॉर्टेंस पता हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, वाइल कैलकुलेटिंग आपका बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर आपका शेयर का क्या प्राइस है, या आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, लेकिन फ्यूचर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए ये जो टॉपिक है वो आपकी सिलेबस में है। तो इसको बुक के अकॉर्डिंग लेते हैं। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज आर यूज्ड इन कॉर्पोरेट फाइनेंस बाय इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ कंपनी शेयर्स। कंपनी के शेयर्स में और जितने भी उनके फाइनेंस है और इन्वेस्टमेंट्स है, हर एरिया में इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और ये कंसेप्ट है क्या? प्रेजेंट वैल्यू इज अ कंसेप्ट शोज दैट मनी हैज अ टाइम वैल्यू। कि जो मनी है, जो आज की रेट में 10,000 रुपए हैं और जो फ्यूचर में मिलने 10,000 रुपए वाले हैं, ये क्या है? ये वाले आपके ज्यादा हैं। जो प्रेजेंट में जो आपके 10,000 है उनकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू जो फ्यूचर में मिलने वाले 10,000 है। रीजन, इनकी जो परचेजिंग पावर, इनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो 10 साल बाद या 5 साल बाद क्या हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि कितने साल में किस परसेंटेज के ऊपर जो प्रेजेंट वैल्यू है उस फ्यूचर में मिलने वाले पैसे की वो कितनी रह जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं कॉमन सेंस अप्रोच। कॉमन सेंस अप्रोच ये कहती है प्रेजेंट वैल्यू की, कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिस के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला जो कैश फ्लो है, उसकी जो वर्थ है वो कम है आज की रेट से। अगर हम आज की रेट में देखें, तो आज की रेट में जो आपके पास पैसा है उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। रीजन क्या होता है इसका? देखिए, पहला रीजन है पीपल प्रेफर प्रेजेंट कंजम्पशन टू फ्यूचर कंजम्पशन। अगर किसी पर्सन के पास 10,000 रुपीज हैं और उसके कुछ एक्सपेंसेस हैं, तो वो क्या करेगा? ये तो है नहीं ना कि वो पूरे 10,000 को इन्वेस्ट कर देगा।
इंटरेस्ट को कमाने के लिए नहीं, वो क्या करेगा, अपने पहले जो उसके एक्सपेंसेस हैं या जो उसकी सपोज ईएमआई है या जो मैंडेटरी उसको जो पेमेंट्स करनी है, तो उन सबको करना उसके लिए क्या होगा, उसको वो प्रेजेंट में प्रेफर करेगा रेदर देन कि वो इस 10,000 को पूरा इन्वेस्ट कर दे कहीं पर। तो जो लोगों की ये जो प्रेफरेंस है प्रेजेंट कंजम्पशन की ओवर फ्यूचर कंजम्पशन, क्योंकि लोग फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट को क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं इन केस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, अगर सपोज कोई आपको कहे कि आपको आज कोई चीज खानी है या आज खाना खाना है, या तो आज खा लो या फिर 2 दिन बाद खा लेना, तो आप क्या कहेंगे, आज खा लेंगे कल की कल देखेंगे। तो जो पीपल है वो हमेशा प्रेजेंट कंजम्पशन को प्रेफर करते हैं ओवर फ्यूचर कंजम्पशन। दूसरा, ड्यू टू इन्फ्लेशन, हमें पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो आपका बढ़ते जा रहा है और उसकी वजह से जो करेंसी है, जो मनी है, वो क्या कर रही है, डेप्रिशिएट कर रही है या अपनी वैल्यू को इरोड कर रही है। तीसरा रीजन है ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अगर सपोज मैंने आपको कहा कि भाई आप 10,000 या तो आज ले लीजिए या फिर आप 5 साल बाद 12,000 रुपए ले लीजिएगा मुझसे, ठीक है, दिख तो रहा है कि 2,000 रुपए का फायदा है, लेकिन अगर आप इसको दूसरे सेंस में देखिए, क्या पता बाद में ये 10 भी ना मिले। 2,000 रुपए के लालच में अगर हम कह दें कि ठीक है हम बाद में ले लेंगे और बाद में ये पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मिले, तो आपको क्या हो गया, अनसर्टेनिटी हो गई ना कि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन सारे केसेस में इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए जो पीपल है वो प्रेजेंट में कंज्यूम करने के लिए ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं रेदर देन फ्यूचर कंजम्पशन। ठीक है, अब उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग फ्यूचर कैश फ्लोज को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं इनके फैक्टर्स को, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। या आप इसको इजी लैंग्वेज में समझिए, ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में, उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। और जब हम इसी का रिवर्स करते हैं तो उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। आप लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना, सीआई पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, अगर मैं 2,000 रुपए मंथली डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मुझे 5 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा विद इंटरेस्ट। तो वो क्या है, वो प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं कि आज मैं इतना पैसा लगा तो फ्यूचर में कितना मिलेगा, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। लेकिन जब हम फ्यूचर में मिलने वाले पैसे को प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि आज की रेट में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। अब देखिए डिस्काउंट रेट क्या होता है, डिस्काउंट रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर कैश फ्लोज को ट्रेड ऑफ करते हैं। ट्रेड ऑफ का मतलब हम लोग देखते हैं कि ये रेट सपोज अगर 8% है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8% है और किसी की सैलरी 20,000 है, तो वो क्या करेगा, अपने जो एसेंशियल एक्सपेंसेस है उनको निकालने के तो वो 10,000 को क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा 8% पे। वहीं अगर ये डिस्काउंट रेट या ये परसेंटेज 6% है, तो वो क्या कहेगा, इतने ब्याज के ऊपर के लिए क्या लालच करना, मैं अपने 5,000 रुपए की क्या कर लेता हूँ, एक हॉलीडे प्लान कर लेता हूँ फैमिली के साथ। तो ये जो डिस्काउंट रेट है वो आपका डिसाइड करता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर कैश फ्लोज का जो ट्रेड ऑफ है वो कहाँ पर होगा, या किस वैल्यू के ऊपर जो पीपल है वो अपना जो प्रेजेंट कंजम्पशन उसको सरेंडर कर देंगे फ्यूचर कंजम्पशन के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट रेट। अब इस डिस्काउंट रेट को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, प्रेफरेंस फॉर करंट कंजम्पशन। अगर किसी की प्रेफरेंस ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की 10,000 की सैलरी और आप उसको कहें कि आप 10,000 को इन्वेस्ट कर दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि फिर मैं खाऊंगा क्या। तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो प्रेफरेंस है इन 10,000 को लेके वो प्रेजेंट या करंट कंजम्पशन जो है उसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, तो आपको उसको ज्यादा लालच देना पड़ेगा उसको, जिससे कि वो अपनी प्रेफरेंस को, अपनी करंट कंजम्पशन को गिव अप कर सके। ठीक है, तो अगर ग्रेटर प्रेफरेंस होगी तो ग्रेट या आपका हायर डिस्काउंट रेट होगा। इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, महंगाई ज्यादा होगी, तो क्या होगा, करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट करेगी, ज्यादा डेप्रिशिएट करेगी तो पर्सन क्या कहेगा कि भाई मुझे ज्यादा रेट दीजिए तभी तो मेरे पैसा जो है वो रिकवरी रिकवरी करेगा या मुझे कुछ प्रॉफिट कमा के देगा। सपोज 8% ही आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और 8% ही आपका इन्फ्लेशन रेट है, तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। उल्टा जो आपने आज की डेट में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी आपको वापस से मिलेंगे, उसकी भी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू देखिए तो 8,000 समथिंग रह जाएगी। इस सिर्फ मैं अज्यूम कर रही हूँ वैल्यूज को। ठीक है, थर्ड है अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर कैश फ्लो। अगर रिस्क ज्यादा होगा, जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, जो बॉन्ड्स होते हैं ना, जो कंपनी बॉन्ड्स इशू करती हैं, कमर्शियल कंपनीज जो बॉन्ड्स इशू करती हैं, उनका जो
रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि कंपनीज में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिस्क ज्यादा होता है नॉन पेमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कम होता है। तो इसीलिए अगर अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा होगा। अगर सॉरी, अगर रिस्क ज्यादा है तो आपको डिस्काउंट रेट भी ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड ऑफ बोलते हैं। वो पॉइंट या वो डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर जो पर्सन है वो अपनी करंट कंजम्पशन को सरेंडर कर दे फ्यूचर कंजम्पशन के। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हाट इज डिस्काउंटिंग? जब हम लोग फ्यूचर को प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। और इसी का जब रिवर्स होता है, प्रेजेंट को फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। भूलिएगा मत बिल्कुल भी। अब देखिए, अब हमारे जो कैश फ्लोज है, देखिए कैश फ्लोज बहुत सारी तरीके के हो सकते हैं ना। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल कैश फ्लो, कि बस एक बार ही 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर आपका जैसे आरडी के केस में, ये तो सपोज एफडी का एग्जांपल हो गया। आरडी का एग्जांपल क्या होता है? सपोज 3,000 रुपीज पर मंथ कर रहे हैं, तो कैश फ्लो इस तरह का सीरीज में भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सिंपल कैश फ्लोज है उसको सिंगल कैश फ्लो बोलते हैं। एन्युटीज क्या होता है? जहां पर सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती है। और परपेचुइटीज क्या होती है? जब आपका जहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं होती, उसको परपेचुइटीज बोलते हैं। ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए, सिंपल कैश फ्लो का मतलब या सिंगल कैश फ्लो का मतलब जब हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, एक बार मैंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे एफडी का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंगल या सिंपल कैश फ्लो। इसके अंदर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये इसका फॉर्मूला होता है, जो भी आपकी फ्यूचर वैल्यू है मल्टीप्लाई कर दो उसको किससे? डिस्काउंट फैक्टर से। डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, मतलब किस परसेंटेज के ऊपर उस पर्सन ने उसको सरेंडर किया अपने करंट कंजम्पशन को। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपीज है, और ये जो 1 लाख रुपीज है आज की रेट में, ये फ्यूचर में क्या हो जाएगी? इससे कम हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसमें कोई एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल से करेंगे इसको। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, हमने एक बार में 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 12% इंटरेस्ट रेट है, और जो इंटरेस्ट की जो कंपाउंडिंग हो रही है वो क्वार्टरली बेसिस पे हो रही है, तो हमारे जो एन है वो हो जाएंगे इंटू 4, और जो हमारा रेट है वो हो जाएगा डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो 10,000 रुपए मैंने आज या 2021 में मैंने इन्वेस्ट किया, तो 2022 में मुझे क्या रिटर्न्स मिलेंगे, या कह लीजिए क्या फ्यूचर वैल्यू होगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। 4 पीरियड से हमारे, तो इसलिए C4 लिख दिया। प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 10,000 है, इंटू 1 प्लस ये जो I/100 है ना, I/100 हम लोग क्या करते हैं? I हमारा होता है परसेंटेज, 12% है, और क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 3%। तो 3 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग R बोलते हैं, वो आपको मिलेगा 0.03। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और कितने पीरियड से? 4। तो आप क्या करेंगे? 10,000 इंटू 1.03 का 4 टाइम्स क्या कर लेंगे? कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए, 1.03 इंटू 1.03 कीजिए, 2 बार हो गया, फिर इसको 3 टाइम्स कीजिए, और फिर इसको 4 टाइम्स कीजिए, आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया, और इसको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने प्रेजेंट वैल्यू के साथ, तो आपको क्या मिल गया? फ्यूचर वैल्यू। देखिए, आपको क्या मिल गया? आपको ये पता चल गया कि ये जो 10,000 रुपए मैं आज की रेट में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो नेक्स्ट ईयर जो मुझे इसके रिटर्न्स मिलेंगे वो मिलेंगे 11,255। ठीक है, देखिए वैल्यू बढ़ेगी तो फॉर श्योर, लेकिन उसमें जो डिस्काउंटिंग यूज हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा? एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू होगी उतनी नहीं मिलेगी। जैसे कि सपोज आप नॉर्मली 10,000 के ऊपर कितना परसेंट था? 12% निकालिए, ये आपका कितना आ जाएगा? 1200। 1200 प्लस 10,000, लेकिन इसमें कंपाउंडिंग भी हुई है, तो कंपाउंडिंग में थोड़ा और ज्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्योंकि ये एक साल का ही, तो एक साल में जनरली इन्फ्लेशन का या फ्लक्चुएशन का इतना फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसको ज्यादा नंबर ऑफ इयर्स के लिए करेंगे तब आपको डिफरेंस
इसका पता चलेगा कि काफी डिफरेंस हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल में भी फ्यूचर वैल्यू आपसे पूछा है, नहीं प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे। देखिए कैसे करेंगे। 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, मतलब हमें एक साल बाद क्वार्टरली बेसिस पे एक साल बाद हमें जो रिटर्न्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 10,000। तो ये मेरी क्या फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% है, क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 1 प्लस 0.02 और कितने पीरियड्स हो जाएंगे, एक साल है, क्वार्टरली है तो 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10,000 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू और 1.02 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1.02 इंटू 1.02 3 4। डिस्काउंटिंग है तो कोई माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। जी सर, डिस्काउंटिंग दिया हुआ तो उसमें माइनस नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। नहीं सर, फर्क आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड का। अच्छा हाँ, डिवाइड। जी, डिस्काउंटिंग के केस में डिवाइड होगा, कंपाउंडिंग के केस में मल्टीप्लाई होगा। ऊपर हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी ना सर, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंटिंग करनी है या प्रेजेंट वैल्यू निकालना, तो हम डिवाइड करेंगे। मतलब मैम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मुझे 10,000 रुपीज चाहिए एक साल बाद, तो आज कितने रुपए लगाएंगे 8% इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कंपाउंडेड होगा क्वार्टरली, कि मुझे 10,000 मिल जाए। जी सर बिल्कुल। तो हम कितने पैसे लगाएं एक साल बाद हमें 10,000 रुपए मिल जाए इस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। देखिए, तो 1.02 इंटू 1.02 आपका, अच्छा सॉरी एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि हमें यहाँ पे डिवाइड में लेना है ना, तो यहाँ पर हम ये जो लेंगे ये 1/1.02 लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैम, तो ये वैल्यू आई है 9238.4845। तो इसमें ये डिस्काउंट आप अगर इसको लेके कहेंगे तो ये 9238.45 क्या कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% करेंगे तो वैल्यू 10,000 आएगी, ऐसे बोलेंगे। जी, ये तो लेकिन सर रिजल्ट है ना, अगर हमें ये नहीं पता है तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए 1 डिवाइड बाय 1.02 कीजिए, तो आपको जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू मिली है वो मिली है 0.980, सेकंड की आपको मिलेगी 0.961, थर्ड की आपको मिलेगी 0.942 और फोर्थ की आपको मिलेगी 0.923। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसकी जो वैल्यू है 10,000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारा सिंपल कैश फ्लो वाला केस है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1.02 पावर 4। 1.02 अगर हम करते हैं, 1.02 इंटू 1.02 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो ये आपका आ रहा है 1.08243216 और ऊपर हमारा आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो जब 10,000 को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिंपल कैश फ्लो है तो इसलिए इसको हम इस तरह से करेंगे, 10,000 डिवाइड्स बाय 1.08243216 ये हमारी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 9238.45426 समथिंग। ठीक है, तो अगर हम आज की रेट में 9238 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमें नेक्स्ट ईयर 10,000 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं कि आप प्रेजेंट वैल्यू को पुट कर लीजिए 9238.45 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.0824 से, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नियर अबाउट 10,000 मिल जाएगा। एग्जैक्ट नहीं आता है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पॉइंट्स को राउंड ऑफ कर देते हैं और थोड़े पॉइंट्स छोड़ देते हैं। तो ये आपका 9238.45 इंटू 1.0824 अगर हम करेंगे तो हमें मिल रहा है 690। थोड़ा इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कैश फ्लो वाला समझ में आ गया। अगर आपको कंपाउंडिंग करनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। कंपाउंडिंग कब होती है, जब हमें फ्यूचर वैल्यू पे जाना होता है। और डिवाइड कब करेंगे, जब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है और हमें डिस्काउंटिंग करनी होती है। ठीक है, डी फॉर डिस्काउंटिंग, डी फॉर डिवाइड। चलिए, ये आपको एक एग्जांपल लेके दिया हुआ है कि सपोज आपके पास दो चॉइसेस है,
कि या तो आप एक घर बना लीजिए जिसकी जो कीमत है वो 4 लाख रुपए और आपको नेक्स्ट ईयर इसके जो रिटर्न्स मिलेंगे वो 5 लाख मिल जाएंगे। और वहीं अगर आप पीपीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब आपसे पूछा है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि हमें अगले साल 5 लाख रुपए मिल जाए, आज की डेट में कितने पैसे डालें कि हमें 5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो एक साल के डिस्काउंट देंगे तो सिर्फ 1.08 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, तो कितना चाहिए 462963 का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ में तो मुझे नेक्स्ट ईयर 5 लाख रुपीस मिलेंगे। जबकि अगर हम लोग रियल एस्टेट में करें तो 4 लाख पे 5 लाख मिल रहे हैं, पीपीएफ में 462 पे 5 लाख मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए बेटर चॉइस क्या है, ऊपर ऊपर से देखने में तो लग रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी वाला बेटर है, लेकिन अगर आप इसके रिस्क फैक्टर देखें तो आपको पीपीएफ वाला बेटर लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके ऊपर आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इस तरह से उसको सॉल्व कर लेंगे, उसका प्रेजेंट उसका डिस्काउंटिंग वगैरह मैम कर ये फिर लीजिएगा। से ये समझा दीजिए मैम, एग्जाम्पल 3। अच्छा ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। देखिए कि अगर हम रियल एस्टेट में करेंगे तो 4 लाख लगाएंगे, अगले साल 5 लाख के रिटर्न्स मिलने की संभावना है। और यहाँ पर अगर हमें सेम रिटर्न्स पीपीएफ से चाहिए तो हम कितना लगाए 8% के ऊपर, तो वो हमें पता चल गया 462963 डिवाइड करके डिस्काउंटिंग करना है ना, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना रखे कि फ्यूचर वैल्यू इतना मिल जाए, तो मिल गई 462963। अब देखिए इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वो आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि ये जो रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर रिस्क भी ज्यादा है। ठीक है, और ये जो रिस्क है अगर आप इसको कंपेयर करो पीपीएफ के साथ, तो पीपीएफ में आपके बहुत ही नेग्लिजिबल रिस्क है, भले रिटर्न्स भी कम है लेकिन रिस्क भी कम है। और यहाँ पर क्या है, रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। ठीक है, तो कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ये दिया हुआ है कि हमने प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होता है बाय द रेट ऑफ रिटर्न, उसमें हम लोग क्या करते हैं उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अभी हमने निकाली 462, दिस रेट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड, इसी को डिस्काउंट रेट कहते हैं। ये जो 8% है इसी को डिस्काउंट रेट कहते हैं या हर्डल रेट कहते हैं या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग पीपीएफ वाले ऑप्शन को इग्नोर करके हम रियल एस्टेट वाले पे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड, आगे लिखा भी है, इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज इट इज द रिटर्न फॉरगॉन बाय द इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट रेदर देन इन द सिक्योरिटीज। ठीक है, और हमारे एग्जांपल में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी है, 8% है, और वो हमने कैसे निकाला, 5 लाख को डिवाइड करके 1.08 से। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम, चलिए यस मैम, क्लियर है। देखिए ये फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। सिंपल कैश फ्लो में सिर्फ आपको डिवाइड मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है। अब आ जाइए एनपीवी में। एनपीवी क्या होता है, जब हम देखिए हमने क्या किया, सपोज ऊपर वाले केस में सिंपल कैश फ्लो था, यहाँ पर क्या होता है जब हमारे पास डिफरेंट कैश फ्लोज होते हैं, सीरीज वाले नहीं डिफरेंट वाले, सेम भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारे पास अलग अलग ईयर्स के कैश फ्लोज होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ईच कैश फ्लो की क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो हमारे आउटफ्लोज हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलता है एनपीवी। देखिए इसको सॉल्यूशन से समझेंगे। एक एग्जांपल है, हमारे पास हमने क्या किया, एक साल 10,000 रुपए का क्या किया, आउटफ्लो किया, वो तो आज की रेट में तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो हमारा कैश इनफ्लो है, जब हमने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो हमें 6,500 रुपए के रिटर्न मिले अगले साल। ठीक है, अगले साल मिले तो हमने क्या किया, उसको एक साल का डिस्काउंटिंग कर लिया, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू करना है, डिस्काउंटिंग करना है तो डिवाइड करेंगे, है ना। 6,500 रुपीज मुझे मिले नेक्स्ट ईयर, एक साल की डिस्काउंटिंग कितनी होगी, 10% रेट है तो 1.10 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको डिस्काउंट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, कि दिखने में तो ये 6,500 रुपए लग रहे हैं लेकिन इनकी जो एक्चुअल वैल्यू वो 5,909 है। ठीक है, सेम ऐसी फिर जो दूसरा कैश फ्लो है, इनफ्लो है, जो हमें पैसा मिल रहा है वो है 9,000। ये कब मिला, ये हमें सेकेंड ईयर में मिला, मतलब 2 साल बाद मिला।
तो इसमें क्या करेंगे, 2 साल की कंपाउंडिंग करेंगे। तो 9000 डिवाइड्स बाय 1.1 पावर 2, तो कितना हो जाएगा, ये 1.21 आ जाएगा। 9000 वापस से डिवाइड कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगी 7438। फिर लास्ट में थर्ड ईयर के एंड में क्या हुआ, इसी ईयर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट ईयर में आपने, ये आपके पास से पैसा गया, फिर ये 6500 आए अगले साल, फिर सेकेंड ईयर में आपको 9000 मिले, फिर सेकेंड ईयर में आपके पास से 1000 गए। तो इन दोनों का जो डिस्काउंट रेट है वो सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर भी 1.21 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 1.21 से करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों सेम ईयर में, ठीक है, सेकेंड ईयर में। तो इसको हमने 1000 को कन्वर्ट किया तो 826 आ, ठीक है। तो हमारे आउटफ्लोज क्या थे, जो आउटफ्लोज थे उनको माइनस में लिखेंगे। एक तो 10,000 का आउटफ्लो था, एक 1000 का था जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ये आई है, और 2 हमारे इनफ्लोज थे जिनकी प्रेजेंट वैल्यू ये आई है। तो जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, आउटफ्लो में से इनफ्लो को माइनस किया तो पॉजिटिव में आंसर आया। तो ये हमारा होता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब प्रेजेंट वैल्यू को जब आप आउटफ्लोज में से माइनस कर देंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है आपको एनपीवी। ये आपका कैपिटल बजटिंग की भी एक टेक्निक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव या फिर जीरो आना चाहिए। अगर जीरो या पॉजिटिव आ रहा है तो हम उस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में होता है तो हम नहीं करते। नेगेटिव में आने का मतलब क्या है कि इवन जो डिस्काउंटेड वैल्यूज हैं वो भी हमारे आउटफ्लो से कम है, तो फिर तो इस प्रोजेक्ट के पास हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट रेट बताने की जरूरत नहीं है, क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। ये आपका क्या होता है, वो रेट होता है जो आपको यूज होता है फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए जहां पर हमारा जो डिजायर्ड रेट इज यूज्ड एज डिस्काउंट रेट, तो एनपीवी जो है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये हमें क्या सिग्नल देता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर एनपीवी लेस देन जीरो है तो हम उसको क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर एनपीवी जीरो है तो वो न्यूट्रल रहता है, मतलब अदर बेसिस के ऊपर हम लोग फिर और चीजें देखेंगे कि रिस्क कितना है, ये कितना है, वो कितना है। तो अगर एनपीवी जीरो है उस केस में भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ और चीजों को कंसीडर करने के बाद, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, रिलेशन ऑफ रिस्क टू प्रेजेंट वैल्यू। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ अनरियलिस्टिक assumptions करते हैं ऑफ असाइनिंग द सेम लेवल ऑफ रिस्क। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स है, सपोज मेरे पास 3 ऑप्शन है 1 2 3, और हम क्या देख रहे हैं कि अच्छा रिटर्न्स किसके बेटर है, इसके बेटर है तो इसको ऑप्ट कर लिया। जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा था जो रियल एस्टेट वाला था उसके रिटर्न ज्यादा थे तो हमने उसको ऑप्ट कर लिया। हम लोग उससे एसोसिएटेड रिस्क को कंसीडर नहीं करते, जबकि हमें उसको भी करना चाहिए। देखिए इन्होंने ये लिखा कि जो पीपीएफ है वो आपका लेस रिस्की है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह से। और जो रियल एस्टेट वाला है वो आपका क्या है, वो आपका रिस्की है। और जो एडवाइजर है जिसने आपको एडवाइस किया वो श्योर नहीं हो सकता कि मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन आए, ठीक है। तो अगर सपोज आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने पैसे को कहां पर लगाएंगे, जहां पर आपका इज वर्थ मोर देन अ रिस्की वन, ठीक है, जहां पर आपको कम रिस्क होगा वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ आप रिटर्न्स को नहीं देखिए, आप उसके साथ साथ ये भी देखिए कि आपको रिस्क कितना है। अगर उसमें रिस्क ज्यादा है और रिटर्न ज्यादा है तो फिर आप सोचिए कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। भाई अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं तो तब तो आप कर लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में जहाँ पे अमाउंट ज्यादा होगी तो वहां पर आपको रिस्क को भी देखना पड़ेगा कि ये रिस्की प्रोजेक्ट है, इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिस्काउंट रेट। देखिए क्या होता है, जो इन्फ्लेशन रेट होता है कि डे बाय डे हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। सपोज डिस्काउंट रेट है आपका 8% है, तो जो इन्फ्लेशन रेट होता है उससे हम क्या करते हैं, उसको एग्जाम्पल होगा इसका, देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से देख लीजिए। सपोज एक इन्वेस्टर है जिसने एक्सपेक्ट किया कि मुझे 11 लाख रुपए मिलेंगे 1 साल बाद, ठीक है, लेकिन
अगर मार्केट में जो इन्फ्लेशन रेट है वो अगर आपका 10% है तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। मतलब आपको अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको कम करना पड़ेगा अगर इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ गया तो। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उससे हमारे डिस्काउंट रेट पे असर पड़ता है। रिस्क का क्या असर पड़ता है हमारे डिस्काउंट पे, वो सिंपल है। देखिए, अगर रिस्क ज्यादा है तो हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। एक बार देख लेते हैं। ग्रेटर दी अनसर्टेनिटी कैश फ्लो हायर द डिस्काउंट रेट, क्योंकि जहां पर रिस्क ज्यादा होगा अगर आप उसको ज्यादा ऑफर करेंगे तभी तो वो उस रिस्क को लेगा। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से क्या पता चला, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो डिस्काउंट रेट भी ज्यादा होगा, और अगर आपका रिस्क ज्यादा तो भी आपका डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा। एनपीवी और रेट ऑफ रिटर्न देख लीजिए। एनपीवी को हम कब एक्सेप्ट करेंगे, जब वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या देखेंगे, जो भी आपके हायर होंगे, एक्सेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग में बता चुकी हूँ क्या होता है, इसको दोबारा नहीं करेंगे। ये इबर्टसन एंड सिग्मंड जो स्टडी है, इन्होंने क्या कहा था इसको एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, उनका कहना ये था कि जैसे जैसे आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ता है, मैम जो ये बताया है, ये पहले बताया एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट दैट ऑफर रेट ऑफ रिटर्न इन एक्सेस ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये डिस्काउंटिंग रेट हो गया ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी सर। ठीक है, ठीक। अब ये देखिए, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या, अगर ये इस पे क्वेश्चन आता तो सिर्फ एक ही चीज आपसे पूछेंगे और उसका आंसर होगा लेंथ ऑफ होल्डिंग पीरियड इज एक्सटेंडेड। अगर आप होल्डिंग पीरियड जो है उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं तो बहुत ही स्मॉल डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट रेट कैन लेड टू द लार्ज डिफरेंस इन द फ्यूचर वैल्यू। कहने का मतलब ये है, कोई एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ रहा है तो आपके जो बॉन्ड्स हैं, इसको बॉन्ड्स पे देखिए आप, बॉन्ड्स के केस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका पीरियड बढ़ रहा है तो आपका जो डिस्काउंट है उनके डिफरेंसेस देखिए कितना ज्यादा आ रहा है। वैसे वैसे आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इस केस में देखिए स्टॉक्स के केस में बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, कहाँ 112 और कहाँ 10,000 पे बात पहुंच गई। बॉन्ड्स के केस में 105 से 750 पहुंच गया। बिल्स के केस में, क्योंकि ये भी आपका शॉर्ट टर्म होता है, तो यहाँ पर आपका कम चेंज आया है। ठीक है, लेकिन शेयर्स में देखिए जहां पर फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है वहां पर कितना मेजर चेंज आ गया होल्डिंग पीरियड को चेंज करने से। ठीक है, तो यही आपकी इबर्टसन और सिंपलफील्ड की स्टडी है कि जैसे जैसे अगर आप लेंथ ऑफ पीरियड बढ़ाते हैं अपनी मेच्योरिटी पीरियड का, आप अगर होल्डिंग पीरियड को एक्सटेंड करते हैं तो जो माइनर चेंज होगा डिस्काउंट रेट में वो आपको मेजर इफेक्ट देगा वैल्यू में। ठीक है, रूल 72 देखिए क्या होता है, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपकी जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में डबल हो जाएगी, तो उसका ये रूल है, रूल 72 बोलते हैं इसको। इसका क्या तरीका है, इसको 72 डिवाइड बाय जो भी आपको परसेंटेज दिया है आप उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ इयर्स मिल जाएंगे कितने टाइम में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 6% पे आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, 72 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, 12 इयर्स। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर रेट ऑफ परसेंटेज 6% है तो 12 साल के अंदर आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो 8 इयर्स में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसके अंदर हम कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेते हैं। देखिए, कंपाउंडिंग का इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए अगर आपकी जो कंपाउंडिंग है वो एनुअली हो रही है तो आपका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अगर सपोज आपका, अगर हम 1 रुपए के ऊपर कर रहे हैं, अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 बार कंपाउंडिंग होगी, तो जो पहली बार आपको इंटरेस्ट मिला होगा, आप यहाँ से समझिए इसको। देखिए, सपोज अगर 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज में पहले साल का जो इंटरेस्ट है पूरे एनुअल का वो कितना आया, सिर्फ 1000 आया। ठीक है, अगर आप साल में 2 बार कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो 1000 इंटू
5% कर दीजिए, तो कितना होगा 500 हाफ ईयर का। फिर क्या होगा, जब आप इसको दूसरे हाफ ईयर के लिए कंपाउंडिंग करेंगे तो आप करेंगे 10,500 के ऊपर। तो अब आप 5% निकालिए, कितना आएगा 10,500 का 5%, क्या आपका आ रहा है 525। अब आप इन दोनों इंटरेस्ट को टोटल कर लीजिए, कितना आ रहा है 1025। तो अगर आपने कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो आपका चेंज हो जाएगा, और क्या चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैम ठीक है? थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। जी सर, दोबारा बता देती हूँ। देखिए, अगर हमारी जो कंपाउंडिंग है ना सर, वो एनुअली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। ठीक है सर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब सपोज देखिए यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि 10% है, 1,000 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि बताइए क्या इंटरेस्ट रेट है, तो आप कहेंगे 10%। मैं कहूंगी नहीं, अगर 10% होगा तो 1,000 मिलता, कि 1,025 मिल रहा है, तो ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1025 डिवाइड्स बाय 10,000 इंटू 100 करेंगे तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 10.25। मतलब एक्चुअल में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिला वो कितना मिला है, 10.25 मिला है। ठीक है, सेम आप कंपाउंडिंग में कर लीजिए। ठीक है, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, करके देख रहे हैं। 1000 पे हमने जब फर्स्ट टाइम किया, क्वार्टरली करेंगे तो 2.5 हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो कितना आएगा, ये हमारा 25 फर्स्ट पीरियड का। मैम बैंक में तो हम लोग एनुअल चार्ज करते हैं, जी सर, बैंक में तो हम लोग एनुअल चार्ज करते हैं, फिर भी सिस्टम में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अलग दिखाते हैं। सर एनुअल करते हैं, अगर एनुअल करेंगे तो फिर तो 10% ही दिखाएगा सर, क्योंकि फिर तो एक ही बार कंपाउंडिंग होगी। अगर 10.25 दिखा रहा है तो इसका मतलब आपकी जो कंपाउंडिंग है, हम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे। तो क्वार्टरली बेसिस पे फर्स्ट क्वार्टर का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 25 आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब सेकंड क्वार्टर का निकालेंगे तो 1025 के ऊपर निकालेंगे 2.5%, 1025 इंटू 2.5%, ये हमें मिला है 25.625। ठीक है, फिर इसको प्लस कर देंगे तो हमें जो थर्ड हम लोग लगाएंगे 1050.625 के ऊपर लगाएंगे 2.5%, तो इसका जो इंटरेस्ट आया वो आया 26.26। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे जो हमें जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी अमाउंट ज्यादा मिल रही है, और जब हम उस टोटल इंटरेस्ट से परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% हो गया आपका, लेकिन जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका क्या है, उसका फॉर्मूला भी है ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग होगी उतना ज्यादा हमारा इफेक्टिव रेट ज्यादा होगा। आप देख लीजिए मैम ये वाले एग्जांपल में जो 365 वाला के नीचे है ना, ये वाला ये कॉन्टिन्यूअस वाला, हाँ मैम वो समझा अब दीजिए ये ना प्लीज। इन्फिनिटी, हाँ ये ना इन्फिनिटी वाला होता है। कैलकुलेट आपकी कैसे जो- करेंगे इसको? मतलब इसमें कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, इसका फॉर्मूला ये ER-1, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल नंबर होगा जो भी आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, और R जो आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा -1। देखिए यहाँ पर क्या है, जो नॉर्मल हमारा इफेक्टिव रेट है वो 1 + R/n⁻n-1 है। यहाँ पर क्या है कि जब हमें कोई टाइम पीरियड नहीं पता होता तो उसको हम इससे डिनोट करते हैं। ऐसी परपेचुइटी का भी आप देखेंगे फॉर्मूला यही होगा, मतलब इस टाइप का ही है, थोड़ा सा अलग है इससे, A/R करके। मैम जो ये निकाला है 1000 के इंटू 2.5% को 25, इससे क्या मतलब ये कंपाउंडिंग क्या मतलब दर्शाना क्या चाह रहा है ये? इससे ये पता चलता है सर कि जैसे इंटरेस्ट पे जैसे इंटरेस्ट मिलेगा आपको। हमारी जितनी ज्यादा हमारी कंपाउंडिंग होगी उतना ज्यादा हमें इंटरेस्ट मिलेगा सेम परसेंटेज के ऊपर। ठीक है सर, और जब हम एट दी एंड, जैसे कि हमने इस वाले एग्जांपल में किया, हाफ ईयरली वाले में देख लीजिए, पहले 500 आया, फिर हमने जब 10,500 पे निकाला तो 525 आया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया 500 + 525, मतलब 1025 हो गया।
जबकि अगर इसी में अगर आप एनुअल कंपाउंडिंग करेंगे तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे, हाफ ईयरली करें तो 1025 मिल रहे हैं, ठीक है, क्वार्टरली करेंगे तो आपको इससे भी ज्यादा मिलेगा। तो जब आप उसको इफेक्टिवली देखेंगे या जब आप इस इंटरेस्ट की अमाउंट को अपने इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे इनटू 100 करके, आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है सर। मैम जब कंपाउंडिंग करेंगे तो मतलब ये क्वार्टरली की बात कर रहे हैं ना, तो क्वार्टरली अगर बात कर रहे हैं या हाफ ईयरली बात करें तो डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर जी में। सर, जी उसको रेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप हाफ ईयरली ले रहे हैं तो आप 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे। आपने जो एग्जांपल कराया है उसमें 2.5% हर साल मतलब ले रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि सर वो क्वार्टरली था ना, क्वार्टरली के केस में 4 टाइम्स करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि अगर पूरे साल का इंटरेस्ट 10% है और मुझे इसको 4 बार ही करना है तो फिर तो 2.5 ही लेंगे ना हम। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है सर। चलिए, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी बहुत तो जरूरी है। मैम इफेक्टिव रेट, इंटरेस्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जी जाएगा। सर, जैसे जैसे आपकी कंपाउंडिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम एन्युटी में। इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे। देखिए, एन्युटी जो है वो आपका क्या होता है, एक कांस्टेंट कैश फ्लो होता है दैट अकर्स एट अ रेगुलर इंटरवल एट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इस चीज को आप याद रख लीजिए। एन्युटी में क्या होता है, सीरीज ऑफ पेमेंट होती है। सीरीज ऑफ पेमेंट भी हो सकता है और सीरीज ऑफ रिसिप्ट्स भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है, इसमें सीरीज होती है एक, और एक फिक्स पीरियड होता है कि 5 साल तक ऐसा होगा, 10 इयर्स तक होगा, 20 इयर्स तक होगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक सीरीज ऑफ अमाउंट होता है और एक आपका फिक्स पीरियड होता है। तो जहां पर भी आपको ये दोनों चीजें दिखेगी उसको आप कहेंगे एन्युटी। ठीक है, अब ये जो एन्युटी होती है वो 2 टाइप की होती है, क्योंकि सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए, ईएमआई का एग्जांपल लीजिए। ठीक है, ईएमआई हो गया, आरडी हो गया, ये सब एन्युटी तो है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेगुलर अमाउंट, एक सीरीज ऑफ अमाउंट होती है, फिक्स पीरियड होता है कि इतने साल तक आपको इतने पैसे जमा करने हैं, यहाँ पर इतने साल तक आपको इतने पैसे देने हैं। तो ये दोनों जो है ये आपके एन्युटी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब अगर सपोज आप अपनी आरडी को आप डिपॉजिट कर रहे हैं, सपोज 2000 की आरडी, अगर आप उसको डिपॉजिट कर रहे हैं एंड ऑफ ईच पीरियड, सपोज 31st या 30th ऑफ एवरी मंथ अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, अगर आप एंड में कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी, और अगर आप बिगिनिंग में कर रहे हैं तो आप उसको कहेंगे एन्युटी ड्यू। सपोज आपने फर्स्ट डे ऑफ द मंथ कर दिया, अभी एग्जांपल से समझाऊंगी इसको। देखिए, जो आपका एंड वाला होता है उसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। उसका जो फॉर्मूला है वो ये है आपका ए अपॉन, एक मिनट दीजिए मुझे, एन्युटी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा है। ठीक है, एन्युटीज का मतलब आप समझ गए। एन्युटीज का मतलब सीरीज ऑफ पेमेंट्स। फिक्स पेमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि अमाउंट चेंज होगी, सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो टाइम है वो भी फिक्स रहेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका सपोज आप रेंट पे कर रहे हैं रेगुलरली, कार की ईएमआई पे कर रहे हैं, या कुछ भी, कोई भी सीरीज ऑफ पेमेंट। ठीक है, और जो एन्युटीज होती है वो आपकी 2 टाइप की होती है, ऑर्डिनरी एंड ड्यू। अगर आप साल के या मंथ के आखिर में पे कर रहे हैं उस पेमेंट को तो वो आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी होगी, अगर आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में कर रहे हैं तो आपका एन्युटी ड्यू होगा। ठीक है, देखिए ऑर्डिनरी के केस में अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। मैम अगर बीच में पे कर रहे हैं तो जैसे कि अभी ईएमआई 4 और 10 तारीख को लगती है, तो अभी अगर बीच में कर रहे हैं तब कौन सी वो मानी जाएगी इसको? सर बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन हो गई, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, अगर हो सकता है कोई रेंज होती होगी सर, कि सपोज इस डेट से इस डेट तक अगर होगा तो उसको हम बिगनिंग में मानेंगे, और इस डेट के बाद होगा तो उसको एंड में मानेंगे। ठीक है, तो उस इसके केस बारे में में फॉर्मूला सर चेंज हो जाएगा क्या? उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या? नहीं सर, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। आई थिंक कोई रेंज होगी कि इतने इतने से इतने तक
बिगिनिंग पीरियड माना जाएगा और यहाँ से यहाँ तक एंड पीरियड माना जाएगा। तो जब बात बिगिनिंग और एंड की आ जाएगी तो फिर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। नहीं, अभी जैसे ऑर्डिनरी एन्युटी और जो दूसरी एन्युटी ड्यू वाला जो था, जी उसमें आपका दोनों के जी फॉर्मूले अलग अलग है, राइट? अभी जी आप बोल सर। रहे हो कि अभी आप बोल रहे हो कि जैसे जब हम स्टार्टिंग में करेंगे तो उसको ऑर्डिनरी एन्युटी बोलेंगे क्योंकि वो स्टार्टिंग जी की उसकी डेट का है। जी और अगर लास्ट में करेंगे तो वो एन्युटी ड्यू हो जाएगा, जी है सर, ना, 30 स्टार्टिंग में 31 की। यहाँ पर, जी सर, यहाँ पर ऐसे मतलब बुक के अंदर ऐसा मेंशन नहीं है कि फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड में करेंगे तब बिगिनिंग लिखा है और एंड लिखा है। अब वो हो सकता है सर कोई कोई एक रेंज हो, ठीक है सर। ये ठीक है मैडम। हाँ जी, इसके बारे में मैं कह नहीं सकती हूँ सर, ठीक है। तो बिगिनिंग और एंड वाला आप याद रखिए क्योंकि यहाँ पर अभी थियोरेटिकल अप्रोच चल रही है, तो इसलिए अभी हम उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी आप इसको या एक बार मैं भी देख लूंगी कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है सर। चलिए, तो फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी आप कैसे निकालेंगे, ये आपका फॉर्मूला है। और इसमें एक चीज देखिए, इसी फॉर्मूले से मैं आपको बाकी के जो फॉर्मूलेज हैं वो बता देती हूँ, तो आपको फॉर्मूले को याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। देखिए, फ्यूचर वैल्यू का ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला ये है। सेम केस में अगर फ्यूचर वैल्यू का आपको ड्यू वाला निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, C इंटू 1 प्लस आर एन माइनस 1 अपॉन आर। मैं आई को आर लिख रही हूँ और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 1 प्लस आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ड्यू के केस में मतलब कि आपने शुरू में दे दिया, तो जब आपने किसी भी पीरियड के स्टार्टिंग में आपने पेमेंट कर दी तो आपको फिर उस पीरियड का भी तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी और ड्यू के केस में, मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर ये एंड ऑफ ईच पीरियड हो रहा है तो आपको क्या, जब इस पहले पीरियड का जब एंड आया तब आपने 1000 डिपॉजिट किया, ठीक है। सपोज आपने इसको स्टार्ट किया था 0 से, लेकिन आपने पेमेंट कब की, यहाँ से, तो आपको एंड वाले पीरियड के केस में या ऑर्डिनरी के केस में आपको जो पहला इंटरेस्ट मिलेगा वो इन दोनों के बीच का मिलेगा, ठीक है। और ऑर्डिनरी ड्यू के केस में क्या होता है, आपने पहली जो 1000 की किस्त है वो यहाँ पर दे दी, तो क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कौन से केस में, ड्यू के केस में। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होगा ड्यू वाला, चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू के केस में चाहे वो फ्यूचर वैल्यू में हो, तो क्या होगा, उसमें 1 प्लस आर जो है वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, बस एक 1 प्लस आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू। क्लियर है। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी देख लेते हैं इसमें, फिर एक साथ करेंगे। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था C इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड्स बाय सिर्फ r था। अब मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट वैल्यू में क्या करना पड़ता है, डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है, डिवाइड करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस आर की पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले केस में देखिए, ये जो है ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। फॉर्मूले में डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड में सिर्फ आर था, यहाँ पर क्या है, ये एक्स्ट्रा हो गया, 1 प्लस आर की पावर एन एक्स्ट्रा हो गया। क्यों, क्योंकि मैं डिस्काउंटिंग करनी है, डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए, अगर सेम केस में प्रेजेंट वैल्यू का आपसे एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा, C इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड्स बाय r 1 प्लस आर की पावर n इंटू 1 प्लस आर। सारे फॉर्मूलेस क्लियर हो रहे हैं, क्या डिफरेंस है फॉर्मूलेस में, प्रेजेंट वैल्यू में और फ्यूचर वैल्यू में जो फॉर्मूले का डिफरेंस है वो है 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर की पावर n का। प्रेजेंट वैल्यू में डिवाइड में 1 प्लस आर की पावर n आएगा, फ्यूचर वैल्यू में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हम वही बात करें डिफरेंस बिटवीन ड्यू का जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इनटू 1 प्लस आर ऐड हो जाएगा दोनों केस में, चाहे वो फ्यूचर वैल्यू चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसके फॉर्मूलेस याद होने बहुत जरूरी है। मैम, किसका याद करने से किसी एक का सारा हो जाता है मैम? जी सर, बिल्कुल हो जाता है। देखिए, मैं आपको करके बताती हूँ।
देखिए सपोज आपको फॉर्मूला जो है वो आपको याद है, फ्यूचर वैल्यू जो पहले वाला था उसी को ले लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी का। ठीक है सर, चलिए फॉर्मूला क्या था, C 1 प्लस R पावर n माइनस अपॉन R, ये फॉर्मूला था सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी का। अब मैंने आपको बताया प्रेजेंट वैल्यू के केस में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा डिवाइड में 1 प्लस R की पावर n हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंटिंग करनी है। ठीक है, देखिए दोनों फॉर्मुलेस में जो डिफरेंस है दोनों ऑर्डिनरी का ही, अभी डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिर्फ R है और यहाँ पर एक 1 प्लस R की पावर n एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब इसी में अगर हम ड्यू का फॉर्मूला देखें तो सेम रहेगा, 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 अपॉन R और इंटू 1 प्लस R। यहाँ पर भी सेम, C 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 डिवाइड्स बाय R और एक एक्स्ट्रा 1 प्लस R की पावर n इंटू 1 प्लस R। ठीक है, एक फॉर्मूले से हम ये सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं, लेकिन बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंज होगा। ड्यू में और नॉर्मल फॉर्मूले में सिर्फ 1 प्लस R का चेंज है और फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में इसका चेंज है, 1 प्लस R एक्स्ट्रा हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू के केस में। ठीक है, आप लोग फॉर्मुलेस को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस आपकी बुक से करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले के लिए मैंने ये वाला PDF लिया था। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 90,000 ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। ठीक है, और एक और चीज, जब आपको कुछ भी गिवन नहीं होगा कि एंड है या बिगनिंग है, तो आप हमेशा एंड अज्यूम करेंगे। एंड मतलब ऑर्डिनरी अज्यूम करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। हमारा फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू का, दूसरा फॉर्मूला हम लोग अपने फॉर्मूले से करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, ऑर्डिनरी के केस में C डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 90,000 और 1 प्लस रेट कितना है 10% है, तो 0.1 पावर कितना है 5 माइनस 1। ये माइनस 1 इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक पीरियड कम लेना होता है ऑर्डिनरी के केस में, और ड्यू के केस में एक पीरियड एक्स्ट्रा लेना होता है। डिवाइड बाय रेट मतलब 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1 की पावर 5। ठीक है, यही फॉर्मूला है, इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 90,000 और ये 1.1 की पावर 5 माइनस 1 और नीचे आपका हो जाएगा 0.1 इंटू 1.1 की पावर 5। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। 1.1 इंटू 1.1 करेंगे। देखिए आप लोगों को सबको पता है वो GT वाला बटन। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग इनको वैल्यूज को कैलकुलेटर में करते रहेंगे। जिनके पास GT बटन है उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो क्या करेंगे 1.1 इंटू 1.1 किया तो 2 बार हो गया भाई। मैंने अगर 1.1 इंटू 1.1 किया तो 2 काउंट हो गए ना यहाँ पर। ठीक है, फिर मुझे और कितने चाहिए, 3 बार और मैं इक्वल्स टू करूंगी। तो पहला मुझे मिला 1.21, फिर 3, 4, ये आपका हो गया वैल्यू 1.61051। तो ये इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई 90,000 1.61051। और यही वाली जो वैल्यू है वो नीचे भी रहेगी ना 0.1 के मल्टीप्लाई में,
1.61051। वैसे आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप फटाफट से कैलकुलेटर के ऊपर ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको पूरा करके बता रही हूँ। ये आपका हो जाएगा 90,000। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये आपका 90,000 और 0.61051 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, इसके अंदर 1 की मल्टीप्लाई और सॉरी 0.1 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी। मैम वो जीटी वाला कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए ना। जी मैम दोबारा बता देती हूँ, एक बार इसका आंसर निकाल के 1.61051 इसकी मल्टीप्लाई करनी है 0.1 से। इसमें जीटी की जरूरत पड़ कहाँ रही है मैम? जी सर। इसमें जीटी की जरूरत कहाँ पड़ रही है? सर इसमें जीटी की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि हम सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, डिस्काउंटिंग में पड़ती है। ठीक है, ठीक ठीक है सर। नहीं, ये तो डिस्काउंटिंग है, मतलब उसमें पड़ती होगी। सर एक मिनट, बॉन्ड वाले में पड़ता 0.161 तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। 0.61051 डिवाइड्स बाय 0.16165, तो ये हमें जो वैल्यू मिली है 3.77 समथिंग मिली है। 3.77 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी जो वैल्यू थी, तो ये हमारी आ रही है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, आई थिंक कहीं पे कोई वैल्यू गड़बड़ हुई है। ठीक है, आप लेकिन इसको करेंगे कैलकुलेटर से तो सेम आंसर आएगा, 341171 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो वैल्यूज है वो हमारी भी यही आ रही है। ठीक है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 0.61 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 0.161051 बचेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फ्यूचर वैल्यू वाला है, तो वो क्वेश्चन ही नहीं है शायद, आप नहीं है, बिगिनिंग वाला है। इसके बाद अभी मैं बताऊंगी वो जो ऊपर एक दो चीजें आती है ना सिंकिंग फंड वाली, नहीं यार ना एग्जांपल। चलिए कोई नहीं, मैंने आपको फॉर्मुलेज बता दिए। अब जो भी सिचुएशन होगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, आप उन फॉर्मुलेज को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दो चीजें रह गई थी वो बता देती हूँ मैं। ये आपका बैलून रीपेमेंट लोन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है देखिए, जब हम लोग इट रेफर्स टू अ लोन ऑन विच ओनली इंटरेस्ट इज पेड फॉर द लाइफ ऑफ द लोन, और जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक ही बार में दिया जाएगा लास्ट में। जैसे कि अभी तो क्या होता है, जो भी आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है उसको टोटल करके ईएमआई बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बलून रीपेमेंट के अंदर क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है वो तो बाद में एक ही बार में दिया जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपसे पे करवाया जाता है पूरा जो भी लोन की जो लाइफ होती है उसमें, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो आपका जो भी एंड पीरियड होगा उस समय दिया जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल तो क्या हो सकता है मैम? जी मैम, इनके एग्जांपल्स होते हैं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, बॉन्ड्स और डिबेंचर जो है वो इसके बेस्ट एग्जांपल्स है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर सपोज किसी कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए और पैसा रिसीव कर लिया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रेगुलरली इंटरेस्ट तो देते रहेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कब देंगे, जब इन बॉन्ड या डिबेंचर्स की मैच्योरिटी आएगी तब। ठीक है, और इसी के लिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है, सिंकिंग फंड क्रिएट करना पड़ता है। क्यों, अब आप सोचिए, सपोज अगर ये आपका 1 करोड़ का अमाउंट हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, तो एकदम से कंपनी कहाँ से लाएगी, तो उस केस में कंपनीज क्या है, वो क्या करती है, एक अकाउंट क्रिएट करती है जिसका नाम होता है सिंकिंग फंड। इस फंड में क्या होता है, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस किया जाता है। ठीक है, जिससे कि लास्ट में सपोज 10 साल बाद हम क्या करेंगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें डालते रहेंगे और 10 साल में इसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको सिंकिंग फंड बोलते हैं। और हम इस पैसे को क्या करते हैं, आइडल नहीं रखते, इस पैसे को हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट।
और फिर उसके ऊपर जो ब्याज वगैरह मिलता है वो भी आपका इस वाले अकाउंट के अंदर आ जाता है। और जब आपको इसको प्रिंसिपल को पे करना होगा तब आप उस पैसे को विड्रॉ करके और उस पैसे से आप इस प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए। बोलो मैम सिंकिंग फंड दोबारा रिपीट करना। बता दूं। देखिए मैम, सिंकिंग फंड क्या होता है, ये एक अकाउंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, अब मुझे 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं, अगर बिजनेस सपोज 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है हर साल, तो अगर मुझे जिस साल 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी तो इस प्रॉफिट से तो काम चल नहीं पाएगा। और अगर चला भी लिया तो बताइए फिर बाकी के खर्चे कहाँ से पे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, एक अकाउंट क्रिएट करती है और वहां पर एनुअली एक पैसा ट्रांसफर कर देती है। सपोज 1 करोड़ है तो 1 करोड़ को डिवाइड बाय 10 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए। तो कंपनी क्या करेगी, एनुअली 10 लाख रुपए इस सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर पैसा डालती रहेगी। और जब 10 साल बाद मैच्योरिटी का टाइम आएगा, हमें 1 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, तो उस समय इस फंड में से पैसा निकाल के उसको पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, डिप्रिसिएशन और मैम, सिंकिंग फंड में क्या हाँ जी। डिफरेंस है फिर? मैम डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन के केस में भी तो हम यही करते हैं, प्रोसीजर दोनों में सेम है। डिफरेंस क्या हुआ? मैम डिफरेंस कुछ नहीं होगा, ये भी आपका सिंकिंग फंड अकाउंट है और वो भी सिंकिंग फंड अकाउंट है। सिंकिंग फंड का मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर लायबिलिटी या फाइनेंशियल फ्यूचर लायबिलिटी। ठीक है मैम, दोनों में फर्क कुछ नहीं होता। में जरूरी नहीं कि हम लोग पैसा इकट्ठा करें ना मैम, अंतर इसमें यही है। सर डिप्रिसिएशन में जरूरी नहीं कि हम लोग पैसा उसका इकट्ठा करें। डिप्रिसिएशन जरूरी है ना, उसकी वैल्यू हर साल जरूरत तो कम हो पड़ेगी ना, जाएगी। जब आपको मशीन को रिप्लेस करना है तो नहीं, तब वो तो जरूरत कंपनी पड़ेगी। मतलब जैसे कोई फर्म है वो अपनी वो उसको नॉलेज में रहता है, लेकिन वो पैसा उसके लिए इकट्ठा करे जरूरी नहीं है। हाँ देखिए, ये सब चीजें तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो सिंकिंग फंड है ये भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्रिएट करेगा नहीं करेगा। लेकिन सिंकिंग फंड का जो मतलब होता है उसमें आप सिर्फ कीवर्ड्स याद रखिए कि इसके अंदर क्या होता है, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। किस चीज के लिए होता है वो, इस तरह की फ्यूचर लायबिलिटी के लिए होता है, जिससे कि आप उसमें एनफ फंड्स इकट्ठा कर पाए फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी के लिए, और जो कि आपको पता ही है कि होना ही होना है। डेप्रिसिएशन मैम एक अलग चीज हो गया, सिंकिंग फंड बिल्कुल ही अलग अलग चीज हो चीज है, गया। अलग चीज है। हाँ हम क्या Depreciation अगर सपोज अगर हम मशीन रिप्लेसमेंट के लिए भी अगर फंड बना रहे हैं तो हम अपने प्रॉफिट से कुछ पार्ट उस फंड में डालेंगे। सर उसको सिंकिंग वो फंड ही बोलते हैं। जो हाँ, तो वो डेप्रिसिएशन जो सिंकिंग है, फंड हो गया ना। तो डेप्रिसिएशन इज व्हाट, नथिंग। वो कैश आइटम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। वो क्या हो रहा है, मशीन की वैल्यू जितना घट रहा है हम वो चार्ज कर दे रहे पीएल अकाउंट में। तो चार्ज करके उस पैसे को इसी में तो डाल रहे हैं डेप्रिसिएशन में। उसको जो हम चार्ज कर रहे हैं तो इसको हम अपना लॉस मान रहे हैं, एक्चुअल में हम उसको चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, नॉन कैश आइटम है, एक्चुअल में तो कुछ जा ही नहीं रहा है। तो सर ये जो डेप्रिसिएशन है ना, इसका जो ये पैसा होता है, इस पैसे को ही तो हम ट्रांसफर करते हैं उस फंड के अंदर। जो सिंकिंग फंड का जो कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर, वहां पर भी यही चीज है। लेकिन वो टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको सिंकिंग फंड वाले तरीके से उसको करे या ना करे। ठीक है सर, बाकी जो मैकेनिज्म है सिंकिंग फंड का वो ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, एनुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसमें इतना पैसा कि जितना हमें रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन करके पैसा इसमें इकट्ठे करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। और इसका फॉर्मूला भी है, अगर सपोज आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला है, आई थिंक अगर आपकी बुक में होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। ये वाले फॉर्मूलेज मैं आपको बता चुकी हूँ बिगनिंग वाले केस में। Yes. तो देख रही हूँ अगर सिंकिंग फंड का है तो ये आपका परपेचुअलिटी वाला है, परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी। देखिए ये देख लीजिए, ग्रोइंग एन्युटीज क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है, कैश फ्लो दैट ग्रोज एट अ कांस्टेंट रेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती है जिनपे क्या होता है, ग्रोथ अटैच्ड होती है कि भाई जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रोइंग एन्युटी। तो इसमें जो ग्रोथ रेट होता है हर पीरियड का, वो आपका क्या होता है, टू बी द सेम एज द ग्रोथ रेट इन द प्रायर पीरियड। ठीक है, मतलब इसमें ये कि सेम होना चाहिए ग्रोथ पीरियड, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये जो जी है ये सब में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो तब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है आपका a × 1 + g
और R माइनस जी इंटू ये इसका फॉर्मूला है ग्रोइंग एन्युटी का, ठीक है। मैम ये एक बार दोबारा बताना, ग्रोइंग एन्युटी क्या बोल रहे थे आप? सर ग्रोइंग एन्युटी ऐसी होती है, सपोज आपने 3,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो तो आपका फिक्स अमाउंट हो गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस फिक्स अमाउंट के अलावा इसके ऊपर हम लोग ग्रोथ भी जोड़ देते हैं। ग्रोथ का मतलब कि बाय चांस अगर मार्केट के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन हुआ या आपको कोई ग्रोथ मिली या कोई इंक्रीमेंट हुआ आपके इस अमाउंट के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो उसको आपकी जो अमाउंट है उसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये जो ग्रोथ पीरियड है, जो ग्रोथ रेट है, वो आपका सेम होना चाहिए हर पीरियड में, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लाइक वो तो फिर 1000 से एसआईपी स्टार्ट किया और हर ईयर हम 200 करके टॉप अप कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ हो गया ना। जी सर, कि सपोज इतना अमाउंट है, 3,000 तो फिक्स था और इसके साथ हमारा 2% या 3% जो भी ग्रोथ रेट होगा वो हमारा ऐड हो रहा है। तो ऐसी जो एन्युटीज होती है, देखिए सिर्फ इतनी जो है ये सिंपल एन्युटी हो गई। इसी के साथ जब आप ग्रोथ को परसेंटेज में जोड़ देंगे, वो सेम होना चाहिए हर पीरियड के लिए, तो उसको हम ग्रोइंग एन्युटी कहते हैं। उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। मतलब इसका कि एग्जांपल क्या होगा मैम? इसका ग्रोइंग एन्युटी ग्रोइंग यूनिट फिर से समझा दीजिए मैम। ग्रोइंग इसका एन्युटी इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रोथ का कंसेप्ट है वो भी ऐड हो जाता है। मतलब सपोज अगर आपको पैसे 3,000 रुपए की इनकम मिल रही है, तो आपको बोलेंगे कि आपको ये 3,000 तो हम देंगे देंगे, प्लस जो मार्केट के अंदर ग्रोथ होगी सपोज 2% या 3% जो भी होगी वो भी हम आपको देंगे। तो 3,000 का 2% कितना हो जाएगा, 60 रुपीज। तो आपको जो आपकी जो अमाउंट हो जाएगी वो 3060 हो जाएगी। सिंपल एन्युटी में 3,000 रहेगी, ग्रोथ वाले में 3060 हो जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट मंथ में 3120 हो जाएगी, फिर उससे ऐसे ये बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, उसमें क्योंकि ये आपको ये वैल्यू करनी है ना, उसको फिर पावर उसकी चेंज होती रहेगी। सेकेंड ईयर में आपका ट्वाइस हो जाएगा, थर्ड ईयर में थ्राइस हो जाएगा, ठीक है सर। 1 प्लस जी पहले साल के लिए, फिर पावर 2 तीसरे साल के लिए, फिर पावर 3, पावर 4, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इयर्स बढ़ते रहेंगे, मतलब जो भी आपका एन होगा, जितने सालों तक भी ऐसा हुआ है उतने आपके साल यहाँ पे नहीं तो एन में आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 60 ही होगा या फिर 3120 होगा, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। सर नेक्स्ट ईयर में तो आई थिंक क्योंकि इसका कोई एग्जांपल भी नहीं है ऐसा और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो सर कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है। अभी लाइव इसको आप ये इसका कोई मान लाइव के चलिए, एग्जांपल भी नहीं सर्च समझ मारा में आ ना रहा। अभी। चलो हाँ ये सर्च लाइव मार तो लेंगे, नहीं रहने सर्च मार लेंगे मैडम, कोई बात नहीं, सर्च मार लेंगे, ठीक है मैडम। देखिए अब एक लास्ट जो इसमें हुआ था परपेचुटी। परपेचुटी मतलब ऐसे एन्युटी जिसके अंदर आपका कोई भी जो फिक्स पीरियड है वो फिक्स नहीं है, वो फॉरएवर है। जैसे कि आपकी ओल्ड एज पेंशन होती है, जो लाइफ टाइम पेंशन होती है, उसमें कोई पीरियड फिक्स नहीं होता। जब तक वो पर्सन रहता है तब तक वो जो पेंशन है वो आपकी मिलती रहती है। तो इस तरह की जो एन्युटीज होती है उसको परपेचुटी एन्युटीज बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो A/R होता है, ठीक है। ग्रोइंग परपेचुटी यहाँ पर भी दिया हुआ है। ग्रोइंग परपेचुटी, अच्छा वो आपका ग्रोइंग एन्युटी था, यहाँ पर आपका ग्रोइंग परपेचुटी है कि जहां पर आपका फिक्स पीरियड भी फिक्स नहीं है और वहां पर क्या हो रहा है आपका, आपको चांसेस है कि वहां पर क्या है ग्रोथ आ सकती है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 डिवाइड बाय R माइनस जी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा यूज में नहीं ना क्वेश्चंस में, तो इसलिए इनके प्रैक्टिकल मतलब एग्जांपल्स भी ऐसे दिमाग में नहीं आ रहे। परपेचुटी का तो ओल्ड एज पेंशन होता है। इसका आई थिंक वही है कि जब इन चीजों को शायद मार्केट से लिंक कर देते हैं, तो जैसे 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 अभी जो नया पेंशन स्कीम आया है उसको मार्केट से लिंक किया हुआ है, तो आई थिंक वो आपका एक ग्रोथ परपेचुटी का एग्जांपल हो सकता है। तो अभी देखिए मैं इन चीजों के लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इसको एक बार कंफर्म करके मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। जो ग्रोइंग परपेचुटी है और जो आपका सिंपल आपका ग्रोथ एन्युटी है, उन दोनों के जो बेस्ट एग्जांपल्स होंगे, थ्योरी वाला भी न्यूमेरिकल वाला भी, वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है सर। बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।